और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक रिसेंट के टाइम में काफी लाइमलाइट में आए हुए एक ऐसे स्टॉक के बारे में, और इस कंपनी का नाम है टाटा पावर। आज हम करने वाले हैं टाटा पावर का फंडामेंटल एनालिसिस, जहां पे हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, कंपनी के ऊपर क्या क्या रिस्क है, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। इसके अलावा इसको कंपेयर करेंगे इसकी इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स के साथ। दोस्तों, टाटा पावर का शेयर अप्रैल 2020 के अंदर 30 रुपीज को टच किया था, लेकिन ऐसा क्या चेंज हुआ इस कंपनी के बिजनेस के अंदर जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि टाटा पावर का नाम आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी जोड़ के देखा जा रहा है, लेकिन उन चीजों के बारे में काफी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टाटा पावर के बिजनेस के बारे में। टाटा पावर के अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो टाटा पावर का बिजनेस है पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन का। लेकिन यहां पे एक लाइन और रिसेंट के टाइम में जुड़ी है कि टाटा पावर ने सिग्निफिकेंट वर्क किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी। सबसे पहले अगर मैं पावर जनरेशन की बात करता हूं तो टाटा पावर, इसकी सब्सिडीज कंपनीज और इसकी जो जॉइंट वेंचर्स है, ये सब मिलकर एक पूरा वैल्यू चेन क्रिएट करते हैं, जहां पे ये पावर को जनरेट करते हैं कन्वेंशनल तरीके से और रिन्यूएबल तरीके दोनों से। अगर मैं इनके टोटल पावर जनरेशन की बात करता हूं तो टोटली ये 12,000 मेगावाट से ज्यादा का पावर जनरेट करते हैं पूरे इंडिया के अंदर। अगर हम ये टोटल 12,000 मेगावाट का पावर जनरेशन को ब्रेकअप करके देखें कि कहां से कितनी पावर जनरेट करते हैं, टोटल जो इनका पावर जनरेशन का कैपेसिटी है वो 12,264 मेगावाट का है। इसके अंदर 8,805 मेगावाट इनका थर्मल पावर जनरेशन से निकल के आता है। इसके अलावा 447 मेगावाट हाइड्रो से, 375 मेगावाट फ्रॉम वेस्ट हीट, इसके अलावा 932 मेगावाट विंड से, और इसके अलावा 1705 मेगावाट सोलर से निकल के आता है। यानी कि कंपनी ने सोलर की साइड पे रिसेंट के टाइम में अच्छा एक्सपेंशन किया है और इनका पावर जनरेशन का कैपेसिटी वहां पे बढ़ा है। तो टोटल यहाँ पे टाटा पावर का 2600 मेगावाट से ज्यादा का कैपेसिटी है रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे जानना इंटरेस्टिंग होगा कि रिसेंट के टाइम में इस कंपनी ने रिन्यूएबल सेक्टर में खुद को कैसे एक्सपेंड किया है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2008 से लेके 20 तक की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैसे बढ़ा है। 2008 के अंदर जो सिर्फ 100 मेगावाट का हुआ करता था, 2020 के अंदर ये नंबर 2637 मेगावाट पे पहुंच चुका है। कंपनी ने ग्रेजुअली अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज किया है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। फाइनेंशियल ईयर 2012 के अंदर ये कैपेसिटी 416 मेगावाट विंड से और सोलर से सिर्फ 30 मेगावाट का हुआ करता था। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं तो कंपनी के पास 1705 मेगावाट का कैपेसिटी सोलर के अंदर है और विंड के अंदर भी ये नंबर काफी हेल्दी है, जो कि 932 मेगावाट का है। अगर आप पिछले 3 साल का ट्रेंड देखते हैं तो कंपनी का विंड से कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम रहा है, लेकिन सोलर से कंपनी ने अपने आप को काफी ज्यादा एक्सपेंड किया है, अपनी कैपेसिटी को काफी ज्यादा बढ़ाया है। अब इसके बाद बात करते हैं टाटा पावर के उस बिजनेस की जो रिसेंट के टाइम में काफी ज्यादा लाइमलाइट के अंदर है, और मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जहां पे काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट वर्क किया है टाटा पावर ने पिछले कुछ टाइम के अंदर। दोस्तों, टाटा पावर ने अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए 289 चार्जिंग पॉइंट्स को इंप्लीमेंट किया है, और इन चार्जिंग पॉइंट्स को मल्टीपल सिटीज यानी कि 20 अलग अलग सिटीज के अंदर इंप्लीमेंट किया गया है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए टाटा पावर ने अलग अलग कंपनीज के साथ एमओयूज भी साइन किए हैं, जैसे कि कुछ कंपनीज के नाम है एचपीसीएल, आईजीएल, आईओसीएल, यानी कि उन्हीं पेट्रोल पंप के ऊपर वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करना चाहते हैं, ताकि आने वाले टाइम में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल एक रियलिटी बनता है तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको रियलिटी बनाने में काफी ज्यादा यूजफुल हो सके। ये तो बात हुई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, लेकिन इसके अलावा चार्जिंग सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए भी कंपनी ने अलग अलग कंपनीज के साथ पार्टनरशिप किया है, जैसे कि कुछ कंपनीज के नाम है टाटा मोटर्स, एमजी मोटर्स, जैगुआर एंड लैंड रोवर। इसके अलावा टाटा पावर ने अहमदाबाद में इलेक्ट्रिक बसेस के लिए चार्जिंग पॉइंट एस्टेब्लिश करने का एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी जीता था पिछले कुछ टाइम के अंदर। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि सीएनबीसी ने एक न्यूज रिपोर्ट किया था, जहां पे बताया गया था कि टेस्ला के साथ मिलकर टाटा पावर एक्सप्लोर कर रहा है अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को, जिसका यूज करके ये कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा सके इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर।
ये सब बातें हुई कंपनी के बिजनेस के बारे में, लेकिन अब हमारे लिए जानना जरूरी है कि वो कौन कौन से ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जिसकी वजह से कंपनी के बिजनेस में आने वाले टाइम में फायदा हो सकता है। सबसे पहला ग्रोथ ड्राइवर टाटा पावर के लिए है रिन्यूएबल एनर्जी से निकल के आता है। रिन्यूएबल एनर्जी से जो एनर्जी का फोरकास्ट है 2022 तक, उसके टारगेट को बढ़ा के 227 गीगावाट्स कर दिया गया है। इसके अगर मैं ब्रेकअप की बात करता हूं तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2022 तक 114 गीगावाट सोलर एनर्जी से, तो इसके अलावा 67 गीगावाट विंड एनर्जी से टोटल एनर्जी निकल के आएगी पूरे इंडिया के लिए। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी की जाए एनर्जी क्रिएशन के लिए, जो कि रिन्यूएबल सेक्टर से निकल के आए। तो यहाँ पे काफी सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये माना जा सकता है कि रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर काफी अच्छा ग्रोथ आ सकता है। और रिसेंट के टाइम में आपने ये भी देखा था कि कंपनी ने रिन्यूएबल सेक्टर से अपनी कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज किया है। अगर हम 2008 से लेकर 2020 की बात करते हैं तो आने वाले टाइम में अगर कंपनी ये अपॉर्चुनिटी को टैप करती है तो कंपनी के अंदर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सेकंड ग्रोथ ड्राइवर है जो कोल बेस्ड पावर जनरेशन है, उसकी टोटल कैपेसिटी इंडिया के अंदर 199 गीगावाट की है और यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 47 गीगावाट का कैपेसिटी एडिशन होगा 2022 तक। तो अगर पूरे सेक्टर के अंदर यहाँ पे कैपेसिटी एडिशन होता है तो पावर जनरेशन सभी कंपनीज को फायदा होने के चांसेस बन जाते हैं। अगर हम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की बात करें तो आज के टाइम में जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो टोटल इंडियन एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 18% का कंट्रीब्यूशन करती है, लेकिन टारगेट रखा गया है कि 2029 से 30 तक ये कंट्रीब्यूशन 18% से बढ़ के 44% हो जाएगा। तो ये भी एक ग्रोथ ड्राइवर एक्ट कर सकता है पूरे टाटा पावर कंपनी के लिए। तो अभी तक जो हमने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात की थी वो निकल के आते हैं एनर्जी सेक्टर से। अभी हम बात करेंगे वो ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से निकल के आते हैं, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वैल्यू चेन की बात की जाती है तो टाटा पावर का नाम हमेशा से लिया जाता है। दोस्तों अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो इंडिया के अंदर ये पूरी इंडस्ट्री अभी बहुत ज्यादा नेसेंट स्टेज के अंदर है, क्योंकि अभी तक जो टोटल व्हीकल्स इंडिया के अंदर बेचे जाते हैं उनमें से इलेक्ट्रिक व्हीकल 1% से भी कम के हैं। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ एक्सपर्ट्स की अगर हम बात करें तो आने वाले कुछ सालों के अंदर ये नंबर 1% से बढ़ के 5% तक जा सकता है। तो अगर ये नंबर आने वाले टाइम में 5% में रियलिटी में जाता है तो जो कंपनीज पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल वैल्यू चेन के साथ जुड़ी हुई हैं उनको कहीं ना कहीं डायरेक्टली फायदा होगा ही होगा। दोस्तों अगर हम एक रिसर्च रिपोर्ट की बात करें जिसको एक फाइनेंशियल फर्म एवेंडस कैपिटल ने लॉन्च किया था, उसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि 2025 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर 500 बिलियन की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। अगर एक्चुअल में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, जैसे कि बोला जाता है कि अगर ये सही में अपॉर्चुनिटी एक रियलिटी में क्रिएट होती है तो सभी कंपनी जो इस पूरे सेक्टर के अंदर काम कर रही हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, कुछ बैटरीज बनाने में, कुछ गाड़ियां बनाने में, तो उनको कहीं ना कहीं डायरेक्टली फायदा मिल सकता है। क्योंकि जब भी इतनी बड़ी वैल्यू चेन में अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है तो जो सारी कंपनीज वैल्यू चेन के साथ जुड़ी होती हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा जरूर होता है। इसके बाद अगर हम मार्केट वॉच की एक रिपोर्ट की बात करें तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो यूज होगा वहां पे अगले 5 से 6 साल में 40% का कंपाउंडिंग ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये सारे नंबर काफी ज्यादा एनकरेजिंग लगते हैं अगर हम इन सब कंपनीज की बात करते हैं तो, लेकिन ये सब फोरकास्ट है, ये एक्चुअल में रियलिटी में कैसे कन्वर्ट होते हैं ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन अगर ये असलियत में रियलिटी में कन्वर्ट होते हैं तो इन सब कंपनीज को जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं उनको कहीं ना कहीं इसकी वजह से एक ग्रोथ फोरकास्ट देखने को मिल सकता है। तो अभी तक हमने बात किया ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में कि किन चीजों से कंपनी को फायदा हो सकता है, लेकिन एक अच्छी रिसर्च करने के लिए आपको रिस्क और चैलेंजेस के बारे में भी पता होना चाहिए कि जिस कंपनी का आप एनालिसिस कर रहे हैं उनको किन चीजों से रिस्क हो सकता है और उनको क्या क्या चैलेंजेस है जो उनको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में फेस करने को मिल सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों, टाटा पावर जिस सेक्टर के अंदर ऑपरेट कर रही है, अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं, वहां पे कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा स्टिफ है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर की भी काफी कंपनीज हैं जो टाटा पावर को काफी अच्छा कंपटीशन दे सकती हैं। सबसे पहले अगर मैं प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की बात करूं तो यहाँ पे अदानी ग्रीन्स, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, इसके अलावा अगर हम पब्लिक सेक्टर कंपनीज की बात करते हैं तो कोल इंडिया, एनटीपीसी, ऐसी काफी सारी कंपनीज हैं जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो टाटा पावर को यहाँ पे रियलिटी में काफी अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की, तो बोलने में काफी कुछ अच्छा लगता है कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल एक रियलिटी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी रियलिटी ये भी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। यानी कि अगर आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो जो गाड़ी आपको पेट्रोल एंड डीजल में 5 से 6 लाख में मिल सकती है, वही इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आपको वो गाड़ी 15 से 18 लाख के अंदर मिलेगी, क्योंकि वहां पे बैटरी की कॉस्ट बहुत ज्यादा है।
तो आने वाले टाइम में ये पूरा देखना पड़ेगा कि अगर ये पूरा सेक्टर आने वाले टाइम में ग्रो करता है तो ये उन सब चीजों की कॉस्टिंग को कैसे कम करता है, ताकि इन सब चीजों को आम लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाया जा सके। क्योंकि जब ये अफोर्डेबल बनेगी तभी लोगों का जो मेंटल शिफ्ट है वो नॉर्मल गाड़ियों से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जरूर आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में और कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स को कंपेयर करने का ट्राई करेंगे इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ। यहाँ पे टाटा पावर के हमने अलग अलग फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में लिखा है और ट्राई किया है इसको अलग अलग प्लेयर्स के साथ कंपेयर करने के लिए। वहीं पे अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो 35 के आसपास का है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं बाकी प्राइवेट प्लेयर्स के साथ, यानी कि अदानी ग्रीन्स, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर के साथ, इन सब के कंपैरिजन में कंपनी का पी रेशो काफी रीजनेबल है, काफी कम है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज के साथ, यानी कि एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के साथ, उसके कंपैरिजन में कंपनी का पी रेशो काफी ज्यादा भी है। इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो टाटा पावर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22% के आसपास का है और डेट इक्विटी रेशो, जो कि इस सेक्टर में डेट काफी ज्यादा होता है, तो कंपनी का डेट इक्विटी रेशो 2.03 का है। अगर आप डेट इक्विटी रेशो में कंपैरिजन करते हैं अदानी ग्रीन्स का, तो उस कंपनी का डेट इक्विटी रेशो 9.16 का है, यानी कि डेट बहुत ही ज्यादा है। वहीं पे अगर आप कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनीज की अगर हम बात करें एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की, तो उनका नॉर्मली भी डेट इक्विटी रेशो पूरे सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा होता है। अगर हम यहाँ पे इसका कंपैरिजन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ करें तो उसके कंपैरिजन में कंपनी का डेट इक्विटी रेशो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। चलिए दोस्तों, इसके बाद अब मैं बात करता हूं एक काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में, जिसके बारे में शायद मैंने पहले आपको कभी नहीं बताया था, लेकिन वो काफी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो, और इसका नाम है प्राइस टू फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। अब ये फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी क्या होता है? फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी होता है कि वो कितना पैसा है अगर हम कुछ चीजों को निकाल दें जो नॉर्मली इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कंपनी इसको डिस्ट्रीब्यूट करे ही करे, लेकिन ये आपको बताता है कि कंपनी का फ्री कैश फ्लो कैसा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। सबसे पहले अगर मैं आपको फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी का फॉर्मूला बताऊं तो उसका फॉर्मूला होता है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि ऑपरेशन से कंपनी का कितना कैश निकल के आया, माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि वो खर्चा जो कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए करने वाली है उसको आप यहां से माइनस कर देते हैं और इसके अंदर आप ऐड कर देते हैं डेट को, जो कंपनी ने डेट रिसेंट के टाइम में लिया था। और नॉर्मली जिस भी कंपनी का फ्री कैश फ्लो जितना ज्यादा होता है उतना उसको पॉजिटिव माना जाता है। अगर मैं यहाँ पे टाटा पावर के फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी की बात करता हूं तो वो 7200 करोड़ के आसपास का है, यानी कि अगर मैं एक शेयर की बात करूं तो एक शेयर पे कंपनी का फ्री कैश फ्लो 22 रुपीज के आसपास का निकल के आता है। तो 22 रुपीज के कंपैरिजन में कंपनी का प्राइस टू फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी 4.5 के आसपास का निकल के आता है। अब यहां पे हम बात करते हैं कि टाटा पावर का प्राइस टू फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी 4.55 का है, लेकिन अगर मैं बाकी प्लेयर्स की बात करता हूं तो वो कितना है? अदानी ग्रीन्स का प्राइस टू फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी 93 के आसपास का है, यानी कि अगर कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो में 1 रुपया है तो उसके लिए आप 93 रुपीज का प्राइस पे कर रहे हैं। वहीं पे अगर आप यहाँ पे अदानी पावर की बात करते हैं तो वो नंबर 4.27 का है, एनटीपीसी का वो नंबर 3.53 का, तो पावर ग्रिड का ये नंबर 6.45 का है। तो यानी कि पीएस के कंपैरिजन में टाटा पावर का प्राइस टू फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी काफी ज्यादा रीजनेबल माना जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जहां पे हम टाटा पावर के बारे में बात करना चाहते थे। तो टाटा पावर के बिजनेस के बारे में हमने बात किया, हमने कंपनी के आपको पावर जनरेशन के बिजनेस के बारे में बताया और आने वाले टाइम पे जहां पे कंपनी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के बारे में बताया। हमने आपको ये भी बताया कि कंपनी के क्या क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको ये भी बताया कि कंपनी के अंदर क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और किन चीजों के ऊपर कंपनी को काफी ज्यादा फोकस करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या हमें टाटा पावर के शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा आपके क्या क्या पॉइंटर्स आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि आपके कमेंट से हमारे व्यूअर्स को काफी कुछ सीखने को मिले। सारी वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आते हैं। हम कहीं पे भी किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी एक अच्छी रिसर्च करें, उसके बाद एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें।